ये जो है ना सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर है। इसके अंदर सिर्फ लोक प्रशासन के प्रश्न है। ये पब्लिक एड के जितने प्रश्न आए थे ना वो प्रश्न है, तो ये मैं पूरे करवाने की कोशिश करूँगी वीडियो के एंड में। तो ये 18 प्रश्न है जो लोक प्रशासन के 2022 में आए थे। उसके बाद ये वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में वहाँ जो आए थे लोक प्रशासन के वो हैं। तो धीरे धीरे करके ये सभी करवाने की कोशिश करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ये सब टॉपिक है, ये मैंने पढ़ाया था। सिर्फ यहाँ रेसिंग लिंकट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय का, ये शायद मैंने नहीं पढ़ाया, तो आप देख सकते हो। ये सभी मैंने कल के वीडियो में जो नोट्स थे वो दिए थे मैंने। और मैंने कहा था इंग्लिश में मैं कल बताऊंगी एनसीईआरटी की बेस के अकॉर्डिंग। तो मोटिवेशन है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये मूवियर है ना ये लेटिन भाषा का शब्द है। और मूवियर शब्द से बना है गतिशील होना, और इसी से बना है मोटिव। मोटिव और मूवियर है ना ये दोनों लेटिन भाषा के शब्द हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेरणा या इच्छा शक्ति को जागृत करना। ये मैंने कल बता दिया था आपको। अब्राहम मास्लो ने 1938 में अभिप्रेरक शब्द का प्रयोग किया था। अभिप्रेरणा की परिभाषा मैंने नहीं बताई थी, ये एनसीईआरटी के बेस के अकॉर्डिंग है। माइकल जे जूलियस के अनुसार ये जीव अभिप्रेरणा निश्चित कार्यों को प्राप्त करने हेतु स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरित करने का क्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा ऐसी विशेष आंतरिक कारक दशा है जो क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की ओर प्रवृत्त होती है, बनाए रखने की ओर। आज मैं एनसीईआरटी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगी। कुट्स और ऑर्डेनल के अनुसार व्यक्तियों द्वारा इच्छित तरीके से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। ये ऑर्डेनल दिया था, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। अभिप्रेरणा की विशेषता ये है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये मैकफरलैंड ने कहा था, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है ना। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, आपको बता रही हूँ। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं। यह एक अनंत प्रक्रिया है। यह एक वित्तीय गैर वित्तीय दोनों हो सकती है। अभिप्रेरणा कार्य का आधार है। अभिप्रेरणा कार्य संतुष्टि मिलती है। अभिप्रेरणा से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा मनोबल को बढ़ाती है। इसके उद्देश्य और महत्व ये तो हम सब समझ सकते हैं। इतना तो पहला पॉइंट तो था कार्मिकों के मनोबल को बनाए रखना, उसमें आत्म विश्वास और निष्ठा की भावना पैदा करना। दूसरा है कार्मिकों को स्वेच्छा से अधिक कुशलतापूर्वक और संपन्न में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना। कार्मिकों की आर्थिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करना। कार्मिकों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना। संगठन में स्वस्थ मानवीय संबंधों का विकास और कार्मिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि। कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण प्रवृत्ति में प्रोत्साहन करना। कार्मिकों में सहयोग सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन करना। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये इसकी विशेषता या महत्व या उद्देश्य है। अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं, ये पूरा का पूरा पेज एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। अभिप्रेरणा के प्रकार देखो, धनात्मक, ऋणात्मक, मौद्रिक, अमौद्रिक, व्यक्तित्व और सामूहिक अभिप्रेरणा इस प्रकार से है। दो है, व्यक्तिगत है तो सामूहिक है, मौद्रिक है तो अमौद्रिक है, भावात्मक धनात्मक है तो ऋणात्मक है। इस तरह से इसके प्रकार हैं, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे अभिप्रेरणा के धनात्मक में वेतन, बोनस, पदोन्नति, पुरस्कार, कार्य की प्रशंसा, सामूहिक सम्मान आता है। तो ऋणात्मक में वही होगा, निलंबन यानी कि उसको हटाना, पद मुक्ति, पदान्वंती, वेतन भत्तों में कमी, ये सब क्या है ऋणात्मक में। तो मौद्रिक में जहाँ पैसे मिलते हो, वेतन है, बोनस है, नकद इनाम, लाभांश, प्रीमियम, मजदूरी जो भी होता है वो होता है मौद्रिक अभिप्रेरणा। ये हम बच्चों को भी पैसे देके उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। अब अमौद्रिक में सम्मान देना, प्रशंसा देना, जहाँ पुलिस में उसको इनाम दिया जाता है। हमारे यहाँ मैन बुकर वगैरह कितने भी इनाम दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण है ना। तो ये क्या है, ये अमौद्रिक अभिप्रेरणा है। कार्य सुरक्षा, अवकाश बढ़ाना, अच्छी कार्य दशा है, निर्णय में सहभागिता, जहाँ हम निर्णय ले रहे हैं तो उनको भी बुलाओ, यानी कि बड़े जो व्यक्ति या अच्छे होते हैं ना उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप भी हमारा सहयोग करें, जो बड़े बड़े निर्णय लेने में भूमिका निभाते हैं। हमारे यहाँ रिटायर जो न्यायाधीश होते हैं ना उनको भी किसी समिति या कमेटी में अध्यक्ष या मेंबर बनाया जाता है। तो ये क्या है, अमौद्रिक अभिप्रेरणा है। अधिकारों में प्रत्यायोजन। फिर है व्यक्तित्व, तो यहाँ हम प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, सम्मान, ये सब व्यक्तित्व। सामूहिक में लाभ सहभागिता, समूह में सुझाव मांगना और विभागीय प्रतिबोधन में अधिक लाभांश समितियों का निर्धारण करना, ये है अभिप्रेरणा की विचारधारा है, जिसमें से दो है, एक तो परंपरागत है, एक आधुनिक है। तो परंपरागत विचारधाराओं में तीन विचारधारा आती हैं। भय दंड पहले जो दिया जाता है, पुरस्कार और कैरेट व स्टिक से विचारधारा। कैरेट व स्टिक विचारधारा क्या है ये हम समझेंगे। भय दंड तो ये हमने कई बार पढ़ा हुआ भी है और ये आप सब देख भी सकते हो। फिर है पुरस्कार का सिद्धांत जो होता है, किसी को पुरस्कार देके, जैसे कि विचारधारा के प्रतिपादक कौन है इसके, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर है। इसकी मान्यता है कि काम के संबंध में
पारिश्रमिक से जोड़ देने कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेत होगा और अधिक धन कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर उन्हें उन्हें विभेदात्मक दर पद्धति यानी कि क्या डिफरेंशियल फ्री प्राइस रेट सिस्टम के अनुसार एडम स्मिथ की विचारधारा भी इससे मिलती है। एडम स्मिथ और WF टेलर ने ये विचारधारा पुरस्कार सिद्धांत के रूप में दी थी। कैरेक्टरिस्टिक का सिद्धांत क्या बताए कि इस मान्यता के जिन व्यक्तियों का कार्य निष्पादन निर्धारक मानक से नीचा हो तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। जिस उनको जितना कार्य दिया जाता है उतना उसने किया नहीं है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, और अगर उनसे भी ज़्यादा किया है तो उसको पुरस्कार देना चाहिए। दृष्टिकोण में विशिष्ट परिस्थितियों में प्रभावशीलता कहा जाता है इसको। तो ज़्यादा कार्य करे, नहीं कार्य करे तो उसको दंड दो, यानी कि उसकी मजदूरी काट दो या कुछ न कुछ का किया जाता है, ये विचारधारा कहती है। अगर उसने ज़्यादा कार्य किया तो उससे पुरस्कार दो या उसके वेतन से थोड़े से पैसे और ज़्यादा दे दो। अब है आधुनिक विचारधारा में, ये अब्राहम मैस्लो हमने पढ़ लिया, मैकग्रेर XY सिद्धांत पढ़ लिया, हर्ट्ज़बर्गर का द्विघटीय विचारधारा सिद्धांत, आउची Z सिद्धांत, लिंकट, ये अभी हम पढ़ेंगे। ये मैस्लो वाला कल मैंने आपको पूरा समझा दिया है कल के वीडियो में। ये है ना डगलस मैकग्रेर X और Y सिद्धांत, X था वो नकारात्मक, Y है वो पॉजिटिव है। और 1960 में अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में व्यवहार से संबंधित किसी प्रबंध द्वारा रखी जा सकने मान्यताओं के आधार पर दो भिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादन किया, X सिद्धांत और Y सिद्धांत। X सिद्धांत निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, वही Y सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हर्ट्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग प्रेरणा द्विकारक सिद्धांत में प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत या प्रेरण रक्षक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो लोकप्रिय पुस्तकों को याद रखना, दी मोटिवेशन टू वर्क और वर्क एंड दी नेचर ऑफ मैन, ये परीक्षा पर आ सकती है, इसको याद रखना। और हर्ट्ज़बर्ग ने पीटर्सबर्ग में 200 इंजीनियरिंग और अकाउंटेंट का ये जानने के लिए साक्षात्कार किया प्रेरणा के आधार पर, यानी कि अभिप्रेरणा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी। उन्होंने इस विश्लेषण की सूचनाएं जुटाने के लिए महत्वपूर्ण घटना पद्धति का इस्तेमाल किया। और ये सब आप इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, इनको भी इतना समझा लूँ मैं कि यह जिनका संबंध वातावरण और परिस्थितियों से, आरोग्य घटक, वातावरण जहाँ हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, प्रशासन में हो सकता है, तो इसमें नीतियों का प्रशासन, पर्यवेक्षण, कार्यदशा, पारंग व्यक्ति, ये सब आता है आरोग्य घटक में। उत्प्रेरक घटक में यह मानवीय आएगा, जो मानव की क्रियाओं के द्वारा होता है। मानवीय संतुष्टि होती है, व्यक्ति के अनुभव जो संतुष्टि प्रदान करते हैं, जैसे उत्प्रेरणात्मक घटक कहते हैं। और इसमें उपलब्धि आएगी, हम भी जो भी कोई कार्य करते हैं हम भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यता, उन्नति, उत्तरदायित्व भी होता है मानव में, और कार्य और चुनौतीपूर्ण कार्य, ये जब होता है ये हमें भावनात्मक हमारे खुद की स्थिति के अनुसार होता है, ये वातावरण के अनुसार होता है। जहाँ प्रशासन है, राजनीतिक है, जहाँ कोई संगठन है या संस्था है, वहाँ ये सिद्धांत आरोग्य घटक काम में लिया जाता है। यह है आउची का Z सिद्धांत। यह विचारधारा बहुत लोकप्रिय है। इसके प्रतिपादक विलियम जी आउची जापानी प्रबंध व्यवस्था पर आधारित ये सिद्धांत मैकग्रेर की Y विचारधारा से कहीं आगे। और यहाँ Y विचारधारा स्व नियंत्रण निर्देशन पर बल देती है, वही Z विचारधारा दल भावना पर आधारित है। ये दल, विश्वास, आत्मीयता, सामूहिक निर्णय, सामूहिक उत्तरदायित्व उसके मुख्य तत्व हैं। आउची ने सिद्धांत के समर्थकों में अल्फ्रेड जैगर का नाम महत्वपूर्ण है। कौन से थे? अल्फ्रेड जैगर। और आउची के Z सिद्धांत का प्रतिपादन 1981 में लिखी पुस्तक थ्योरी Z में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1981 में। कर्मचारियों को किसी संगठन में सहभागी बनाना Z विचारधारा का मूल आधार है। यह जापानी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता की कुंजी है। इसे जापानी प्रबंध व्यवस्था का पर्याय भी कह सकते हैं। जापानी प्रबंध का सारांश 3 शब्दों में टिका है, विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। यह है आउची का Z सिद्धांत, उन्होंने Z थ्योरी में दिया था। अब लिंकट का प्रबंधीय सिद्धांत, लिंकट के संबंध कुशलता पर प्रकाश डाला था उन्होंने, और उनकी इस पुस्तक थी द न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। 1961 में यह सिद्धांत वर्णित है इन पुस्तक में। इन्होंने 4 प्रकार की प्रबंध व्यवस्था का उल्लेख किया है। स्वार्थी सर्वसत्ताधारी प्रथम व्यवस्था, हितैषी सर्वसत्ताधारी द्वितीय, परामर्शीय और सहभागी, ये 4 व्यवस्था भी इन्होंने प्रकाश डाला था। आज मैं आपको सिर्फ 5 प्रश्न करवाऊंगी जो लोक प्रशासन के सेकंड ग्रेड 2022 में आए थे, लोक प्रशासन के ये। उसके बाद मैं पूरे कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर एडिटिंग अच्छी नहीं होती है ना, इसलिए। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, ये राजनीतिक में जल्दबाजी और संघर्षों में दूर है। यह कथन किसका था? ये था फ्रैंक गुडनाउ का। और ये मैंने प्रशासन के जब विकास के चरण बताए थे ना, वहाँ पूरा डिटेल से NCERT की हूबहू ये परिभाषाएं। संतानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की थी? तो ये भ्रष्टाचार, ये भी NCERT से आया प्रश्न है। दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो रॉबर्ट डहल ने लिखी थी, ये भी NCERT से आया था प्रश्न। और निम्नलिखित में से विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक और कहावतें, ये हर्बर्ट साइमन ने, हमने कई बार पढ़ा है एग्जाम में, और ये NCERT में कई बार रिपीट हुआ है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे ऊपर से मैस्लो की आवश्यकता पद सम्मान विचारधारा का सही क्रम है? तो ये आज ही
कल मैंने पूरा का पूरा समझाया था और आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की। तो यहाँ पहले शारीरिक आवश्यकताएं आएगी, उसके बाद शारीरिक आवश्यकताएं होगी, फिर सुरक्षा संबंधी आएगी, फिर यह ना इसका कर्म पूरा समझाना है आपको। तो यहाँ दिया होगा, ये देख सकते हो आप। पहली शारीरिक आवश्यकताएं, जैविक आवश्यकताएं चाहे शारीरिक आवश्यकताएं। तो पहले का होगा बी, राइट, बी जहाँ राइट है वही होगा। उसके बाद है ई, ई है कि नहीं देख लो आप, ई सुरक्षा संबंधी आवश्यक। पहले तो है मैंने कहा बी जैविक, फिर है सुरक्षा, फिर है समाज या कुछ भी हो, आत्मसम्मान या समाज। तो दूसरे का क्या होगा, सी लगाव और प्रेम की आवश्यकताएं। और तीसरा बता दिया। चौथे का क्या होगा, आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि सर्वोच्च है और वो सबसे लास्ट में आती है। तो इसका राइट आंसर भी ये सब दिया हुआ भी है। और ये देख सकते हो मैंने कहा आत्मसंतुष्टि सर्वोच्च आवश्यकता है मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमण सिद्धांत में। और ये एनसीईआरटी 2011 में भी प्रश्न आया था और ये 2022 में भी रिपीट हो गया है, ये देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कार्य विचार का समर्थक नहीं है। तो यहाँ हमने पढ़ा था लूथर गोल्विक था, हेनरी फेवल था, एल ओरविक था, जिसने सिद्धांत कितने दिए थे, किसी ने 14 दिए थे, किसी ने 8 दिए थे। हेनरी फेवल के भी सिद्धांत थे, लेकिन लेविस मेरियर का नहीं था। ये द राइट है इसका। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप तकनीक के अंतर्गत इनमें कौन सा नायक नहीं है। तो कार्यात्मक फॉर्मेशन 10 कर्मचारी होते हैं, ऐसे होते हैं। एनसीईआरटी में हूबहू दिया हुआ है। जब हम पढ़ेंगे ना लोक प्रशासन को, मैंने शायद विकास के चरण है वगैरह साफ वहाँ पूरी डिटेल से वहाँ मैंने दी हुई है, प्लेलिस्ट आप जाके देख लेना। तो इसका राइट है नियंत्रण, ये नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ स्टार्ट कर रही हूँ और वहाँ के महत्वपूर्ण बिंदु और जो ऑब्जेक्टिव टाइप कहा था आपको कि मैं अभिप्रेरणा की पूरी पीडीएफ आपको दूंगी। तो ये पूरी की पूरी अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का ये अर्थ आप देख सकते हो। मैंने कहा था मोटिवेशन, मोटिवेशन ये अंग्रेजी भाषा का, मोवेरे जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसी में मोटिव शब्द है, ये भी लैटिन भाषा का है। इसका जागृत करना और ये सब है। इसकी परिभाषा माइकल जूलियस, मैंने कहा था एनसीईआरटी की ये परिभाषा है। अब याद रखना, गिलफोर्ड, फेड लूसार, जूलियस वोलेंडर, मैककरफरलैंड ने लिखा अभिप्रेरणा विचार का मुख्य मनोवैज्ञानिक है। और ये सब थी इसकी क्या थी, परिभाषाएं। उसके बाद हम देखेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अनंत प्रक्रिया ये बता दिया, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में पाई जाती हैं। ये सब मैंने विशेषताएं भी इसकी। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और यहाँ सब पूरा डिटेल से देख सकते हो इसकी विशेषता। अभिप्रेरणा के प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक, ये देख सकते हो आप। तो मैंने कहा अभिप्रेरणा की विशेषताएं और ये आप मैंने आपकी पूर्व बता दी है, आपको पता ही है, पूरी बताई मैंने, फिर मनोबल, भिन्नता वगैरह सब। अभिप्रेरणा का उद्देश्य भी मैंने पूरे पढ़ा दिए आपको, नोट्स में दे दिया। और नहीं हो तो आप खुद इसके नोट्स भी बना सकते हो। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, ये तो एक हमारे हर एक व्यक्ति में अभिप्रेरणा पाई जाती है। अभिप्रेरणा के जो प्रकार है ना वो हम देखेंगे अभी। धनात्मक, ऋणात्मक ये हमने देख लिया और उसकी पूरी सारणी मैंने दिखाई आपको, ये रहा देखो आप, ये अभिप्रेरणा के प्रकार, ये पूरी की पूरी मैंने बताई ना आपको। धनात्मक, ऋणात्मक, मौद्रिक, अमौद्रिक, आपको डिटेल से पास से देखना है तो पास से देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। सामूहिक, ये पूरे प्रकार बताया मैंने अभिप्रेरणा के। और उसके बाद अभिप्रेरणा की विचारधाराएं देखना है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप देख सकते हो। अभिप्रेरणा की जो विचारधारा है वो 2 है, परंपरागत विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। व्यय व दंड की विचारधारा, पुरस्कार जो मैंने कहा FW टेलर ने दिया था, एडम्स ने इसका समर्थन भी किया था। कैरेट स्टिक में कहा था कि जो काम नहीं कर रहे उसको दंड देना, जो नहीं जिसने ज़्यादा काम किया उसको पुरस्कार देना, ये विचारधारा है परंपरागत। अब्राहम मैस्लो आवश्यकता, नीड से स्टार्ट होती है। कर्मबद्धता का सिद्धांत होता है अभिप्रेरणा में हमेशा, ये आधुनिक विचारधारा कहती है। डगलस मैकग्रेर जिसका एक्स और वाई सिद्धांत है, एक्स सिद्धांत जो नेगेटिव ऋणात्मक है, वाई सिद्धांत जो धनात्मक है, और ये प्रोत्साहन करने वाला यानी कि पॉजिटिव है, मोटिवेशन वाला है। अभिप्रेरणा की विचारधारा ये आप पूरा डिटेल से देख सकते हो। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी वगैरह, ये एनसीईआरटी मैंने कहा था ना, यहाँ आलोचनात्मक मुखिया जो मैस्लो के लिए दिया था ना, इसमें से मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के 2 जो थी ना, देखो एक तो कहता है बेनराड बॉस और एक कहता है गेराल्ड बेरेट। ये मानते हैं कि मैस्लो का जो सिद्धांत है ना वो रुचिकर और लोकप्रिय तो है पर सत्य नहीं है। किसने कहा था, बेरनार्ड और बॉस और गेराल्ड बेरेट ने। माइकल नेस भी मानते हैं कि मैस्लो का सिद्धांत रुचिकर है पर वैध नहीं है। ये 2 याद रखना। इसके लिए जो आलोचना की है किसकी, अब्राहम मैस्लो की थी। ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इसलिए आप पूरा देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे, और इसके बाद ये तो विचारधारा डगलस मैकग्रे एक्स वाई सिद्धांत मैंने पढ़ा लिया आपको। और ये देखो मैंने कहा 1960 में द ह्यूमन साइंस ऑफ
एंटरप्राइज, ये पुस्तक है इसकी, किसकी, मैकग्रेगर की पुस्तक है। उन्होंने XY सिद्धांत दिया था। और उसके बाद ये पूरी PDF है ना, आप देख सकते हो। और यहाँ हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के पाठ के अंत में NCERT में दिया होता है। अंग्रेजी भाषा है, मोटिवेशन शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा का है, जबकि मूवियर या मोटम ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, गतिशील होना, प्रगति पर, यानी कि अभिप्रेरणा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्वयं अथवा अन्यों से प्रेरित करने की क्रिया है, ये अभिप्रेरणा का अर्थ है। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया जो व्यक्ति के अंदर से आती है और व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है, न कि कारण है। कारण यह व्यक्ति कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, इसी के प्रभाव में। अभिप्रेरणा धनात्मक, ऋणात्मक, मौद्रिक, अमौद्रिक, व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकती हैं। अभिप्रेरणा की परंपरागत विचारधारा में व्यय, दंड है, पुरस्कार एवं दंड है, और कैरेट और स्टिक का जो विचारधारा है। आधुनिक विचारधारा में अब्राहम मास्लो का है कर्मबंधता का सिद्धांत है, या डगलस मैकग्रेगर का XY सिद्धांत, ये भी आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। मास्लो के अनुसार जो ये 5 विचारधारा मैंने बताई थी आपको, और ये सब डगलस का X सिद्धांत है वो नकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति सामान्य कार्य से बचने की प्रवृत्ति वाला, अहमता, महत्वाकांक्षी तथा उत्तरदायित्व वहन की क्षमता न रखने वाला होता है। डगलस मैकग्रेगर का जो Y सिद्धांत है वो सकारात्मक मान्यता पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति स्वेच्छा से जो कार्य करने वाला, महत्वाकांक्षी, उत्तरदायित्व की क्षमता और इच्छा रखने वाला, मौद्रिक अमौद्रिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा से प्रेरित होने वाला होता है। ये था। और अब हम करेंगे MCQ जो छोटे छोटे हैं। निम्न में से किसने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है? तो रेसनी लिंकर ने कहा था। ये परीक्षा में 2011 में प्रश्न आ चुका है। अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो प्रशंसा है, आदर है, बोनस है, लेकिन निर्णय में सहभागिता ये इसका बोनस है ना, ये नहीं है। क्या नहीं है? तो निर्णय में सहभागिता है ना, ये नहीं है। दूसरा प्रशंसा, आदर, बोनस, ये ना अमौद्रिक में ही आती है। निम्न में से कौन सा ऋणात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा का तो देखो पदान्नति है, निलंबन है, पदोन्नति है भी है, लेकिन पुरस्कार है ना, ये धनात्मक अभिप्रेरणा न कि ऋणात्मक। इसका सही राइट है। निम्न में से कौन सी आवश्यकता को मैस्लो ने उच्चतम स्तर की आवश्यकता बतलाया? ये 2010 में भी आया है और 2018 में भी शायद आ चुका है। तो इसमें आत्म विकास की संबंधी या आत्मसंतुष्टि होती है ना, वो है, इसका ब राइट है। उसके बाद है मैकग्रेगर का Y सिद्धांत, ये नकारात्मक, मैंने बता दिया। इसके 2 सिद्धांत है, Y और X था वो सकारात्मक, Y है वो नकारात्मक सिद्धांत है। और Y सिद्धांत संबंधित मान्यताएं रखता है, ये क्या कह रहा है? रखता है, तो ये सकारात्मक है। X है ना वो नकारात्मक है, Y है ना ये सकारात्मक है। तो ये थे MCQ इसी के। और ये देखो मोटिवेशन सब किस भाषा से बना है? अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है लैटिन भाषा के मोटम या मोवेर से हुआ है। और अभिप्रेरणा की कोई 2 विशेषता है मैस्लो ने बताया। आवश्यक 5 समूहों के नाम लिखिए, ये सब आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में MCQ भी करवाऊंगी और हमारा टॉपिक या संप्रेषण होगा या होगा नेतृत्व, जो भी होगा वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।